आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रोज़ खुद से एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 26 करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक का पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है, बिंदुओं 1,0 और फिर -1,0 और 0,1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। इन कोऑर्डिनेट से जो एक हमें ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। आइए बहुत आसान मेथड से बताएंगे, शिफ्टिंग मेथड से आपको देख के मजा आ जाएगा। एक जो कोऑर्डिनेट दिया गया, पहले इसे लिखें तो क्या दिया गया, 1,0 और -1,0 और एक क्या दिया है, 0,1। ये तीन कोऑर्डिनेट दिया गया है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो जब हमें एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला बहुत लेंदी होता है। हम क्या करें, इस तीनों को शिफ्टिंग मेथड से करें, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेट को हम जीरो कर दें, एक वर्टेक्स के वैल्यू को हम एक्स और वाई के वैल्यू को हम जीरो कर दें। मान लेते हैं इसको जीरो करना चाहते हैं, 1,0 है, अगर हमें इसे जीरो करना है इसके लिए हमें इसमें -1 और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये 1,0 क्या होता है, एक्स और वाई। हर एक कोऑर्डिनेट का पहला जो नंबर बताएगा वो एक्स होगा और जो सेकेंड वाला नंबर बताएगा वो क्या होता है, वाई का वैल्यू होता है। इसमें अगर -1,0 से शिफ्ट कर रहे हैं तो हर एक को हमें -1,0 से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया -1,0। तो नया जो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1,0। 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉमा 0,0, ये 0 हो गया। ये क्या होगा, -1, -1 कितना हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या होगा, 0 और -1 हो जाएगा, कॉमा 1 और 0 1 हो जाएगा। जो एरिया हमारा इसका होगा वही एरिया हमारा इसका भी होगा, कोई भी चेंज नहीं होंगे एरिया। अब हम क्या इसे कैलकुलेट करें, हमें कुछ नहीं करना, ये 0 0 जो कोऑर्डिनेट एक हो गया इस पर ध्यान ही नहीं देना है। जो दो वर्टेक्स, जो दो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं अलग अलग, हमें इसका बाहर और इसके अंदर वाले के साथ गुना करना है। तो क्या होगा, -2 × 1 और इसका अंदर और इसके बाहर वाले इसके साथ गुना करना है। तो 0 × 1 0 होगा, तो ये 0 हो गया। दोनों का अंतर लेना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है और ये हमेशा मॉड में लेना है। तो -2 × 1 -2 और उसमें से 0 घटाएंगे तो -2, -2/2 माइनस का 1, मॉड के बाहर निकलेगा तो 1। तो हमारे इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही है। मॉड इसलिए लेते हैं कि कभी भी डिस्टेंस को हम निगेटिव में नहीं बताते हैं, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आएगा, उसीलिए मॉड लेके हम बोल देते हैं कि जो भी वैल्यू अंदर में आएगा हमेशा बाहर जो निकलेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बताना है। आइए मजे से सॉल्व करते हैं। देखो एक लाइन, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट समझ रहा होगा कि उससे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, दोनों को कितने में बेचे हमें नहीं मतलब। हमें क्या मतलब कि जितना फायदा होगा उतना ही उसको नुकसान होगा। दो आइटम को मार्केट में ले गया बेचने के लिए, दोनों का कॉस्ट अलग अलग होगा। एक पे जो कमा रहा है, मान लीजिए 10 रुपया कमाया, दूसरे पे 10 रुपया वो लॉस किया, तो हम क्या बोलेंगे, पूरे दिन में वो मार्केट में काम किया और शाम के टाइम में वो जब लाया तो न फायदा हुआ न नुकसान हुआ। इसका मतलब जो ये लाइन दिया गया है कि उससे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, मतलब जितना पैसा प्रॉफिट कमाया होगा उतना ही वो नुकसान भी कमाया होगा। तभी तो हम बोलेंगे प्रॉफिट नो लॉस। दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, परसेंटेज में नहीं, रुपीज में इक्वल होगा। एक पे अगर 20 रुपया का फायदा होगा तो एक पे उससे 20 रुपया का नुकसान होगा।
प्रॉफिट इक्वल टू लॉस होगा। अब हमें क्या दिया गया, मान लेते हैं कि जिस पे प्रॉफिट हो रहा हो उसे CP1 मान लें। तो इस पे कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलेंगे 25% का फायदा हो रहा है, हो रहा है। दूसरे पे कितने का हानि हो रहा है, 10% का हानि। मतलब हानि कब होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही हम बेचेंगे तभी तो हानि होगा। तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस पे हानि कितना हो रहा है, 10%। और ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कंडीशन दिया गया है नो प्रॉफिट नो लॉस। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 10 को काटेंगे 5 बार में तो ये 2 बार होगा, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। CP1 रेशियो CP2 का क्या आया, आप बोलेंगे CP2 को इधर लाएं 2/5। क्या हम ऐसे भी बोलते हैं, ये आपके जनरल लाइफ में भी होता है, जो आपके साथ बैठा है वो आपका नहीं है, वो किसी और का है या किसी और की है, समझ रहे हो ना। CP1 का वैल्यू 5 नहीं है, CP2 के साथ कौन बैठे है, 2। तो CP1 का वैल्यू 2 यूनिट, CP2 का वैल्यू 5 यूनिट। ये क्या आया, कॉस्ट, दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया कि एक का कॉस्ट प्राइस 2 होगा, एक का 5 यूनिट होगा। CP1 किसको मानते हैं, जिस पे प्रॉफिट हो रहा है। ये बताइए 400 रुपया में बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। या तो हम इसको रेशियो से कर लें या बोल दे 125% का वैल्यू 400 है। अगर हम ये बोले कि उस वस्तु को बेचेगा कितने में बेचा होगा, 125% में, रुपीज में कितने में बेचा होगा, 400 रुपया में। तो पहले आर्टिकल को 125% पे बेचा है, रुपया में कितना, 400 रुपया। कॉस्ट प्राइस हम 100% माने थे, तो 100% कैसे निकालेंगे, एक यूनिट नहीं निकालना। देखो इसको अगर हम 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। 25 25 125। अगर इधर 25 से भाग देंगे तो 4 गुने 100 है, 4 बार में जाएगा, तो 5% का वैल्यू कितना आ गया, 16। हमें तो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 5% का 20 गुना, तो हमें इसे भी 20 गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या आया, 320 रुपया। मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 320 रुपया। पहले आर्टिकल का, पहले मेज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 320 रुपया। कितना गुना, 160 गुना। तो दूसरे आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 160 गुना होगा। 5 का 160 गुना 800 रुपया। तो दूसरे मेज का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 800 रुपया। बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को इसी वे में सॉल्व किए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 वैल्यू बताना है, ये दिया गया है। कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है आपको। कॉट इनवर्स, ये क्या दिया गया, -1/√3। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, इक्वल टू मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ट्रायंगल की बात है तो थीटा मजा आता है मानने में। तो इनवर्स इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछता है, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन रेयरली आता है इस टाइप के। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बच्चे को याद ही नहीं होता, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों ना ऐसे 10 इंसानों का नाम वो याद रख लेगा, 10 का मोबाइल नंबर याद रख लेगा, लेकिन त्रिकोणमिति की ये चीज उनको याद ही नहीं होता। कॉट थीटा बराबर -1/√3। अगर हम ये पूछे कि इस साइड कॉट थीटा है तो ये बताइए, माइनस को भी भूल जाओ, कॉट के किस एंगल पे 1/√3 होता है, कॉट कितना डिग्री 1/√3 होता है। तो आप बोलोगे सर हमें तो ये पता है कॉट थीटा तो इधर होगा ही होगा। माइनस का आप बोले अभी नहीं सोचने को, तो हम नहीं सोचेंगे, नहीं सोचे। हमें पता है सर कि कॉट 60 डिग्री 1/√3 होता है, ये तो पता है, पता है बिल्कुल। अब देखिए कॉट थीटा इधर है, माइनस कॉट 60 डिग्री है। अगर हम पूछे कि कॉट थीटा का वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है,
आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, सेकंड में और फोर्थ में होता है, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, निगेटिव होगा। हमें बताए कॉट थीटा निगेटिव कब कब होगा, तो हम अगर एक बात आपको ये बोले कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री है तो कॉट कॉट ही रहेगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा हो जाता है। तो क्या माइनस कॉट 60 डिग्री को थीटा के जगह पे 60 डिग्री, तो हम इसे ये लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे हटाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस कॉट 60 डिग्री। दोनों साइड अगर कॉट है तो हम क्या बोलेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, घटा देंगे तो 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे पाई में दिया गया है, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई बराबर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री बराबर पाई। अब 60 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 3। मेरे लाल पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एक कमेंट कर रहा है सर 22/7, ना जी ना, एंगल में 180 डिग्री लेना है। तो 60 डिग्री इसमें 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री तो इधर भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो पाई बाय 3, ये क्या होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखो आपको अगर ये पता होता तो आप क्या करते, देखो 1/√3 देखते आपको पता चल जाता है कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। निगेटिव में है तो हमें 180 में से घटाना पड़ेगा, 120 डिग्री होगा। मतलब कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कॉट 120 डिग्री का वैल्यू -1/√3, और 120 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखो ऑप्शन को हम कैसे करते हैं, हमें पता है कि पाई का वैल्यू 180 होता है, हर एक जगह पे भाग में दिया गया है, तो जो भी ऊपर में मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू जो होगा फ्रैक्शन में, इसका वैल्यू 60 आना चाहिए। पाई 180/3, ये तो 60 आ रहा है, हमें चाहिए 120 डिग्री, ये नहीं होगा। ये 90, 9 × 27, 270 डिग्री नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा 60, 60 दूना 120 डिग्री, हमारा आंसर यही होगा, अगर जिनको पता है निकालना। जिनको नहीं पता है एक दो बार करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड में होगा, और तुम्हें हम बताते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले अर्धभाग में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष अर्धभाग को 50 किलोमीटर, अर्ध शुद्ध हिंदी यूज किया गया है, अर्ध आधा, हाफ, हाफ तो समझते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है। पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। पहले अर्धभाग, मान ले कि आधा डिस्टेंस, मान ले डी किया होगा तो यहाँ पे भी आधा भाग डी किया होगा। दोनों जगह पे डिस्टेंस समान ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस बराबर होगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, हम इससे बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना आसान डाटा है तो हम क्यों रेशियो करें, ये करें, सेकंड लगाएं। आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 × दोनों के स्पीड को, जब क्या हो डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रहा है, दोनों के स्पीड को गुना कर लेंगे। 40 × 50, दो ऊपर वाले ने भेजा है वो हमेशा रहेगा, ये चेंज होते रहता, और दोनों स्पीड का सम 40 50 90, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में आ गया। हमें तो डिस्टेंस किलोमीटर में बताना है, इसके लिए इसमें घंटे से गुना करना पड़ेगा, आवर से गुना करना पड़ेगा। टोटल कितना लग रहा है 18 आवर। ये टोटल कटेगा तो किलोमीटर में डिस्टेंस आएगा। 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंच 80, 80 पे 1 0, 80 पे 1 0 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 800 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा सही है।
जिनको ये फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड दिया गया, स्पीड का उल्टा करेंगे तो टाइम आएगा, टोटल टाइम दिया गया है तो हर एक का टाइम निकाल लेंगे, उसमें किलोमीटर से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा कुल डिस्टेंस। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह करना है, क्योंकि ये सब जो क्लास में होते हैं, जब आप कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते हैं ना, उस टाइम में आप हर एक क्वेश्चन को पहले इस मेथड से करते हैं। किस मेथड से? डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम का उल्टा, स्पीड हो जाएगा। फिर उसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से करते हैं। ये मेथड कहाँ से आया वो भी बताया जाता है। फिर वो टोटल क्वेश्चन को आप इस मेथड से करेंगे तब आपको याद हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट वाले से आपको जब ये फॉर्मूला याद ना रहे तब कॉन्सेप्ट से चले जाइएगा। यहाँ पे देखा, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री 30 डिग्री है। देखो, अवनमन कोण क्या होता है? छत से जब किसी को हम ताड़ते हैं, किसी को देखते हैं, उसे ही अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण जब नीचे से किसी को, अरे छत पे कोई है तो हमें नीचे से देखना होगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और मैं आपको बता दूं, अवनमन कोण बोल रहा है तो वो उन्नयन कोण का ही वैल्यू दिया हुआ है। समझ रहे हैं? डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम जरूरी है। ये दिया गया है एक और, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही होगा लेकिन आना तो चाहिए नंबर। अब जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग उसे करेंगे। हम क्या बोले? अवनमन कोण ही उन्नयन कोण बता रहा है। 45-30 नीचे से ही होगा, लेकिन आपको नहीं घबराना है। कैसे होगा वो बता दें। क्या होगा? मॉक टेस्ट में 10 मिनट और टाइम लग जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। दिया गया है, ये क्या है? एक इमारत के शीर्ष पॉइंट, ऊपर में हम या आप खड़े हैं, नीचे आप किसी को देख रहे हैं। तो पूरब की ओर, ये आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाने को बोला, पूरब करो पश्चिम करो, नहीं जी हम कहीं से देखेंगे। अब उसका घर अगर पश्चिम में साइड में होगा तो क्या हम पूरब तरफ देखेंगे? नहीं, पश्चिम तरफ ही देखेंगे। ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री। जब हम इस वाले घर को देखेंगे तो अवनमन कोण यहाँ से कितना बनेगा? ऊपर से नीचे देख रहे हैं, 45 डिग्री। अब ये बताओ, ये इमारत है, ये इसका बेस है, ये हाइट है, तो दोनों तो पैरेलल होंगे, हाइट है तो दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो 30 डिग्री तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 30 डिग्री होगा। बोलोगा कैसे सर? अरे भैया, अब इसका अवनमन कोण ये हो गया, इधर वो खड़ी थी 30 डिग्री, दूसरे इमारत पे उसके भाई साहब खड़े थे, उससे भी तो देखना है। तो अब ये कोण, ये पैरेलल है, ये इस कोण के बराबर होंगे, ये हो गया 30 डिग्री। अब देखो, जैसे ही 30 डिग्री और 45 डिग्री आए ना, तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के बेसिक चीज को अप्लाई करो और इसके हर एक भुजा का रेशियो पता कर लो। आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाले भुजा कितने यूनिट में होते हैं? 1 यूनिट में। अगर हम इस ट्रायंगल में बोले ए बी सी डी, तो ए बी सी में 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, ये 60 डिग्री। ए बी सी में कोण ए कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में आपको ध्यान देना है, फोकस करना है इधर। अच्छा, बाद में 45 डिग्री ए बी डी में 45 डिग्री के सामने की भुजा एक, तो ये भी बेस क्या होगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी से डी आप बोलेंगे √3 - 1 हो जाएगा। तभी तो सी डी का डिस्टेंस √3 - 1, बी सी का डिस्टेंस √3, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 यूनिट आएगा। क्वेश्चन में दिया गया √3 का वैल्यू कितना? 50 मीटर। √3 का वैल्यू 50 मीटर, √3 - 1 का वैल्यू दिया है 50 मीटर।
50 मीटर। हम पूछे 1 यूनिट, क्योंकि हमें 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 50/√3 - 1। √3 - 1 नीचे कहीं नहीं है, तो ऊपर नीचे अगर हम √3 + 1 से गुना कर दे तो कोई गलती किया? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल सटीक। a - b × a + b क्या होगा? a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से एक गया 2, नीचे 2 होगा, 50 को काटेगा तो 25 बार में ये क्या बचेगा? √3 + 1। उस इमारत का हाइट कितना होगा? 25 इंटू √3 + 1 हमारा सही है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, और कमेंट में छापो दिल। दिया गया एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? ये गुना गुनी आता है समझ में? इसका मतलब कि प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले 3 यूनिट, 3 यूनिट, प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट कितना? 3 यूनिट। ये जो 3 यूनिट है, अंतर कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट क्या बता रहा है? ब्याज। प्रिंसिपल 1 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 2, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3। ये इंटरेस्ट जो है ये क्या है? IN है, INT, इंटरेस्ट। 2 यूनिट इंटरेस्ट या 2 रुपया बोलो, इंटरेस्ट कितने सालों में मिलता है? 15 सालों। 15 साल में 2 यूनिट। अब 1 साल मत निकालने लगना। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुनी हो जाएगी? अब क्या बोला? 5 गुनी। 5 गुनी मतलब कितना ब्याज मिला होगा? 4 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ये बताओ, पहले 2 रुपया मिलता था 15 साल में, अब इंटरेस्ट कितना गुना हो गया? 2 गुना। इंटरेस्ट 2 गुना हो गया तो टाइम भी क्या होगा? 2 गुना। 15 का 2 गुना 30 ईयर। हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी हमारा सही है। फिर से समझाते हैं। 15 साल में हमारा ब्याज 2 गुना हो जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है ये बताइए कि ब्याज 4 गुना कितने साल में? हर एक 15 साल में 2 गुना, तो 30 साल में तो 4 गुना होगा ना। आप मौखिक भी कर सकते। 15 साल में 2 गुना, कितने साल में 4 गुना? 2 का 4 गुना। ऐसे 15 साल में 2 गुना इंटरेस्ट हो जा रहा है। हमें इंटरेस्ट को 4 गुना करना है, इससे 2 किए, हमें इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा? 30 ईयर में 4 गुना हो जाएगी हमारी ब्याज। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, कैलकुलेशन देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 20 से देखना, मजा आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करना है, घर पे बैठ के थोड़ी करना है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी, ये ट्रेन, जब इस आदमी को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कि ट्रेन तभी इस आदमी को पार करेगी जब ट्रेन अपने फुल लेंथ यहाँ से पास होगी। मान ली यहाँ ये ट्रेन हो गया ब्लैक, यहाँ से आई, टन 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 टन, आदमी को क्रॉस, मतलब कि 10 सेकंड में ट्रेन अपने डिस्टेंस के बराबर लेंथ को ट्रेवल करती है। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन तो नहीं पता, मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन होगा टी। इसको कितने टाइम लगता है? 10 सेकंड। आगे बोला कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहे। इसका मतलब कि 20 सेकंड में क्या क्या पार करेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन अपने आप को भी पार करेगी और 260 मीटर प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी। कितने टाइम में? 20 सेकंड में। हमें क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
अगर हम बोले कि मेरे लाल ये बताओ कि यहाँ पे 10 सेकंड का डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप बोलोगे सर ऊपर में लेंथ ऑफ ट्रेन है, नीचे भी लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये जो 260 मीटर ट्रेन जो चल रही है वो कितने मिनट में? ये डिफरेंस के मिनट में, 10 सेकंड में। कितने सेकंड में? 10 सेकंड। 260 मीटर ट्रेन, 260 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। उधर से एक सर देखो ना, 10 सेकंड में कितना मीटर लग रहा है? 260 मीटर। ट्रेन का लेंथ क्या होगा? 260 मीटर। बोलेगा नहीं सर, कहीं इससे निकालना होगा तो गलत नहीं आएगा। अरे 10 सेकंड में 260 मीटर तो 20 सेकंड में कितना? बोलो 20 सेकंड में कितना? बोलोगे 26 का डबल, 520 मीटर। 20 सेकंड में 520 मीटर ट्रेन चल रही है, जिसमें 260 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये कितना लेंथ होगा? 260 मीटर। ऑप्शन फिर भी हमारा बी ही सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर कॉमा है 7 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से क्या बोले मापने के लिए किया जा सकता है। वो लेंथ बताना। इसका मतलब ऐसा आप स्केल बताओ जिससे हम 7 मीटर को भी नाप लें, उसी स्केल से 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी नाप लें, उसी स्केल से 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को नाप ले। इसका मतलब स्केल का जो लेंथ होगा वो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। इसका मतलब ऐसा नंबर जो तीनों को काटे। और तीनों को कौन काटता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, और जब निकालना हो ना तब हर एक जगह यूनिट को इक्वल करना है। मीटर है तो सबको मीटर में कन्वर्ट करो, नहीं तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब हमें किस में कन्वर्ट करना ये डिसाइड करेगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर। 7 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेकेंड, 3m 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा 85। ये क्या हो गया? 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 1295 सेंटीमीटर। हमें बस इसका HCF निकालना है। और अगर डेफिनेशन पता होगा तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर होगा जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से भाग लग जाए, जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से भाग लग जाए। अगर हम देखेंगे 45 से अगर भाग लेना चाहें, या 35 से शुरू करते हैं। 35 से देखेंगे तो 35 दूनी 70 कट रहा है। 35 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? या अगर हम इसको काटे 35 से तो एक बार में जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ये भी कट रहा है। 1295 35 से अगर काटने जाए, देखो 5 से तो कट रहा है, 1295 को काटना है। 35 मतलब 5 से तो कटेगा, लास्ट यूनिट क्या है? 5 है। 7 से काटे तो 1295 को अगर 7 से हम काटने गए कितनी बार में जाएगा? एक बार में। यहाँ पे क्या बचेगा? 5। यहाँ पे बचेगा 9। 8 7 56, 8 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 और 5 35। मतलब कि ये जो संख्या है 7 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो ये भी संख्या किससे कटेगा? 35 से कटेगा। मतलब कि ये HCF हो सकता है। आगे चेक करेंगे 65, 13 55 65 होता है। 5 से तो कटेगा लेकिन 13 से 700 नहीं कट रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा। 17 55 85, 5 से तो कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, मतलब 85 से भी नहीं कटेगा। 45 9 55 45, 5 से तो कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या है? 9 नहीं है। एक ही ऑप्शन है। बाकी निकालना चाहे तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 315 आएगा। 315 से ये संख्या नहीं कट रहा है तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं 35 65 85 45 ही ऑप्शन में, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको
35 65 में करें। अगर मान लीजिए हम इसमें 9 से भाग देंगे, 5 4 9 होता है, 9 से अगर भाग देंगे तो 9 गुने क्या होगा, 9 3 27, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 9 5 45, हमारा आ गया क्या 9 गुने 35। 9 से यह संख्या विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ नहीं होगा। 35 से अभी चेक करके बताएं हो रहा है, हमारा आंसर क्या होगा, 35 इज द राइट आंसर। और आपको अभी तक मजा भी आ रहा होगा। भाई क्वेश्चन में दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब जब भी आपको मीडियन मोड का क्वेश्चन दे तो जो भी डाटा दिया गया उसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो एग्जामिनर आपको सहूलियत के लिए बोल दिया है कि आरोही क्रम में ऑलरेडी हम सजा के रखे हुए हैं। और इनकी माध्यिका 27 है, 17 दिया गया है। एक्स का मान ज्ञात करना है। पहले तो नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर है, 10 है। तो हमारा जो मीडियन होगा ना, जब इवन नंबर होता है, जब इवन नंबर होगा ना, हमें कुछ नहीं करना, 10 का आधा करेंगे। तो 10 का आधा कितना होता है, हाफ करना तो जानते हैं ना, 5। तो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ का नेक्स्ट एक जोड़ेंगे तो 6, इस दोनों का एवरेज ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हमें मीडियन कितना दिया गया है, 17। फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, पांचवा नंबर 100 होगा, छठा x प्लस 2 होगा, रखेंगे x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 होगा। 2x प्लस 2 डिवाइड देंगे 2 से तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1, इधर 17 बचेगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 16। हमारा आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 16 सही है। बस आपको मीडियन आपको याद रखना है। n/2 n प्लस ये करके करना है ना, ये नहीं करना। इवन होगा हाफ करेंगे, हाफ जो नंबर आएगा उसका अगला नंबर, दोनों का हम एवरेज ले लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, दोगुनी मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। 1 से 2 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब 100% ये हो रहा है। इसका मतलब कि हाइट कितना बढ़ रहा है, 100%, रेडियस 100%। आपको पता है कि सिलेंडर का क्या है, फाइंड द परसेंटेज इनके वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना वॉल्यूम। हाँ, अब आपको पता है कि यहाँ पे एच आर और ये आर कितना होगा, 100%। आर 2 बार बढ़ रहा है 100%, क्योंकि वॉल्यूम में आर क्या है, स्क्वायर है। अब हमें सक्सेसिव परसेंटेज लगाना पड़ेगा। आप कर सकते 2 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, होगा। अगर आप बोले कि एक ही बार में तीनों का निकालने तो मजा आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। अगर सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा है, तीनों जगह बराबर है, तो आप क्या करेंगे, 3a दशमलव दशमलव क्या करेंगे आप, 3a स्क्वायर और ए क्यू को 2 डिजिट में, 3a स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल आ जाएगा, तीनों एक साथ सक्सेसिवली इंक्रीज करें तो क्या होगा, 3a इंटू, ये इंटू नहीं है, ये दशमलव है, उसका 3a स्क्वायर, एक दोनों का ए क्यू को 2 डिजिट में, 3a स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना है। ए की जगह पे क्या होगा, 100। देखो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 4 जीरो में। क्यू करेंगे तो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो 6 जीरो में होगा, मतलब 2 जीरो का 3 गुना करेंगे तो 6 जीरो। तो 100 का क्यू कितना होगा, 1 पे 6 जीरो, ऐसे बोलो 1 पे 6 जीरो, 6 जीरो में हमें 2 जीरो लिखना है। बचा कैसे, 1 पे 4 जीरो, माइंड में रहेगा लिखना नहीं पड़ेगा, माइंड में रहेगा लिखना नहीं पड़ेगा, 1 पे 4 जीरो। मत बोलो 10,000, नहीं बोलना है, 1 पे 4 जीरो। 100 का स्क्वायर, 1 पे 2 जीरो का स्क्वायर करना तो 1 पे 4 जीरो, और 1 पे 4 जीरो का 3 गुना करना है तो 3 पे 4 जीरो होगा कि नहीं होगा। 3 पे 4 जीरो और 1 पे 4 जीरो हमारे पास कैरी है, तो 4 पे 4 जीरो, 4 पे 4 जीरो हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 पे 4 जीरो में से 2 जीरो हम लिख दिए, लास्ट के 2 डिजिट।
अब कितना बचा 4 पे 2 जीरो। ए के जगह पे क्या है 100 है, 100 का 3 गुना 300, 3 पे 2 जीरो, 4 पे 2 जीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 पे 2 जीरो दशमलव। ओवरऑल परसेंटेज दशमलव के बाद जीरो हो तो कोई मतलब नहीं है, 700% हमारा इंक्रीज होगा। इसका फॉर्मूला देखेंगे, अगर आप इस दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, माथा खत्म। तीनों एक साथ में क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज, ए प्लस बी प्लस सी। हमें ये फॉर्मूला हमें भी याद नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है ए बी, क्योंकि हम तो जुगाड़ लगा लेंगे, अगर अलग अलग भी रहेगा तो जुगाड़ लगा लेंगे। हमें इसका आंसर भी पता है कि 300 प्लस 300 का एवरेज लेंगे तो 100, तो 300 का 100% 300 होगा, 600% से ज़्यादा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, लिखेंगे भी नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी बट्टा 1 पे 4 जीरो। ये होता है 3 सक्सेसिव इंक्रीज 3 सक्सेसिव डिक्रीज का फार्मूला। ये होता है, ये फार्मूला यहीं से आया है। ए बी सी बराबर इक्वल है, हर एक जगह रखेंगे यही आ जाएगा, कोई ऊपर से रॉकेट साइंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 हो जाएगी, बताइए कैसे करें। आए क्वेश्चन करने। 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितना बोलेंगे 15%। 6 साल में कितना 30%। अगर कोई अमाउंट 100 होगा तो 6 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा 30 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 6 साल में ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि हर एक साल तो बराबर ब्याज लग रहा है, तो 6 साल में 30%। अगर हम बोले कि प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30 मिलेगा, तो अमाउंट कितना होगा आपको बताने के लिए बस लिखा जा रहा है 130। हम बोले इसका रेशियो लो, अब बोलोगे जीरो कट गया, जीरो कट गया, जीरो कट गया। रेशियो क्या 10 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा तो 3 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट कितना हो गया 13 हो गया। हो गया। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 6 साल में कितना हो जा रहा है 2613, ये अमाउंट कितना हो जा रहा है 2613 हो जा रहा है, 2613 हो जा रहा है। ये काम कब हो रहा है 6 साल का काम हो रहा है। ये काम क्या हो रहा है 6 साल के लिए हो रहा है। 13 का ये कितना गुना 13 दूने 26, 1, 13 दूने 26, 0 1 आ गया 201। तो इंटरेस्ट भी कितना गुना होगा 200, 1 गुना होगा। हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है। अब बताइए ये जो दिया गया है 2600, हम एक बार यहाँ पे लिखना चाहें आप इसी लाइन में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या प्रिंसिपल जो है वो 6 ईयर में कितना हो जा रहा है 2613। अगले ईयर में क्या हो रहा है हमें नहीं कितने साल में, लेकिन हमें ये पता कि कितना हो जा रहा है 3015 3015। कितना बढ़ रहा है 2600 3000 के बीच में 400 402। ये 402 क्या बढ़ रहा है ब्याज ही तो बढ़ेगा। अरे प्रिंसिपल थोड़ी बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। ये समझ में आ गया। हमें ये बताना है कि ये प्रिंसिपल कितने साल में 3015 हो जाए, यही पूछ रहा है। आप बताइए 6 साल में 6 ईयर में, बस लिखना आपको बता रहे हैं, लिखना आपको खुद से इतना नहीं है। 6 साल में कितना इंटरेस्ट हो रहा है 3 का 201 गुना, 6 साल में 3 का 201 गुना। हम पूछे कि 2 साल में बताइए कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 200। ये क्या है दोस्त, ये 201 गुना है, 210 नहीं 201 गुना है, 201 गुना। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 201 गुना हो जाएगा। ये कितना है 402 हो रहा है, 201 का कितना गुना
402 जो है 201 का कितना गुना, 2 गुना। ये टाइम कितना होगा, 2 गुना, तो 4 साल। इसका मतलब ये हुआ, आराम से देखिएगा, प्रिंसिपल नहीं निकालना है। 6 साल में इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, आप बोलेंगे 3 का 201 गुना, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 603 गुना। 201 गुना इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे 401 इसका फैक्टर दिख रहा है। 603 6 साल में हो रहा है, हो रहा है। तो 402 कितने साल में होगा, 402 कितने साल में होगा, 4 ईयर में होगा। हमें प्रिंसिपल को 6 साल में 2613 हो जा रहा है और अगले 4 साल में 3015 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल 3015 कितने साल में हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 साल प्लस 4 साल टोटल 10 साल। 6 साल प्लस 4 साल टोटल 10 साल हो गया। बस आपको इसमें बहुत कम ही लिखना पड़ेगा। देखो इसको हम लिखेंगे एग्जाम में कैसे, अगर आपको वहां पे दिक्कत होगा। हम ये देख लिए कि प्रिंसिपल जो है वो 2613 हो रहा है 6 साल में, और 315 हो रहा है पता नहीं कितने साल में, लेकिन ये पता है कितना, ये कितना बढ़ रहा है, 402 बढ़ रहा है, 402 बढ़ रहा है। आप बोलेंगे हाँ, ये यहाँ से यहाँ कितने साल में, 6 साल में कितना, 5% के इंटरेस्ट से, मतलब प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 13। 13 का कितना गुना, 201 गुना। 201 गुना हमारा क्या होगा, ये हो रहा है। मतलब ब्याज भी कितना होगा, 201 गुना। ये बताइए, हमें ये तो पता चल रहा है कि 6 साल में 3 गुने 201 हो रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 200 का ये कितना गुना, 2 गुना, तो टाइम का भी 2 गुना, 4 साल। तो 4 साल प्लस 6 साल 10 साल हमारा टोटल सही आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। आते हैं इसको करते हैं। बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है। आइए पहले इस चीज को करते हैं। ए को कुल राशि में से 1/3 मिलता है। ए को कुल राशि में से, कुल राशि क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो राशि होगा उसका 1/3 मिलेगा। इतना ही मिलता है। ए को कितने राशि के बराबर मिलता है, तीनों के राशि का 1/3 गुना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा ए प्लस बी प्लस सी 1/3। आगे क्या बोला, बी को सी से 3 गुना मिल रहा है। बी को और सी का जब रेशियो लेंगे, कैसे लेंगे, बी को सी से 3 गुना मिल रहा है, मतलब सी अगर 1 होगा तो बी कितना होगा, 3 होगा। आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, बी को सी से 3 गुना, सी गुने 3, बैठा सी के साथ है, वैल्यू बी का बता रहा है, बैठा सी के साथ है, वैल्यू 3 का बी का बता रहा है। अब ये बताइए, तीनों को मिलके कितना अमाउंट मिल रहा है, 3। तब ए को कितना मिलेगा, तब आप बोलेंगे ए को मिलेगा 1 यूनिट। यहाँ पे बी प्लस सी को कितना यूनिट मिल रहा है, 4 यूनिट। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को मिल रहा है 3 यूनिट बस। ना इंसाफी है ना, तीनों आदमी को 3 रुपया मिल रहा है और दूसरे जगह से देख रहे हैं तो 2 आदमी को 4 रुपया मिला। ना इंसाफी है ना। इंसाफी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे। 2 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2 हमारा 6 हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ये देखिए, बी का वैल्यू अगर हम बोले 3 यूनिट है, सी का वैल्यू 1 यूनिट है, ए का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, टोटल 6 आ रहा है। यहां से हमें क्या मिल गया, ए बी और सी का रेशियो मिल गया। ए का वैल्यू कितना, 2 यूनिट, बी का वैल्यू कितना, 3 यूनिट, सी का वैल्यू कितना, 1 यूनिट। आगे क्या बोल रहा है, सी को ए से, सी को ए से 1200 कम मिलते हैं।
सी को ए से कितना कम मिलते हैं यहाँ पे 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1200 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है ए का हिस्सा बताइए। ए को कितना मिलेगा इसका 2 का 1200 गुना 2400। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। बस आपको इसमें ये वाला चीज अगर लॉजिक को पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस यहीं पे घुमाना है। आप मानेंगे ना तो एक को तो एक मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। अब इस तीनों का सम कैसे करेंगे कि आप इस तीनों के सम का 1/3 गुना इसको देंगे, तो आपको इस तरह से मानना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है। तीनों चीज है, रिवीजन कर लें स्टैटिक्स में कैसे निकालते। मीन तो पता है, एवरेज निकालना। मीडियन हम आपको अभी बताएं, मीडियन क्या होगा। टोटल काउंट करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 है। यहाँ पे n बराबर कितने 7 डिजिट है, 7 नंबर है। ऑड है, ऑड रहे तो हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 का आधा कर देंगे 4, तो फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा मीडियन हो जाएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 9 के बाद देखिए 15, 15 के बाद क्या है 20, 20 के बाद क्या है 25, 1 2 3, 3 बार 25 है 25 25 25, उसके बाद क्या है 30। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। हमें जब ऑड नंबर का मीडियन निकालना रहता है, ऑड का जब मीडियन निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तो 8 हो गया, 8 का आधा करेंगे 4, तो चौथा टर्म हमारा क्या हो गया 1 2 3 4। चौथा टर्म हमारा क्या हो जाएगा मीडियन, ये आ गया 25। अब क्या बहुलक, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोड बोलते हैं। क्या हो कैसे निकालेंगे, वह नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया, बोला जाता है सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी उसका ज्यादा हो। कौन सा नंबर है बोलेंगे 25 3 बार आया है, हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 25। और अब मीन निकालना है। मीन तो सबको पता है, एवरेज। बताओ तो झट से क्या होगा। और यहाँ से देखो 2 ऑप्शन आपका कट गया, तीनों का सम बता रहा है 50, तो यही दोनों आ गया। ये कहाँ से होगा, नहीं ना होगा, ये दोनों में से होगा। मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट। हम क्या करेंगे देखो 25 25 25 75, ये अगर 5 इसको दे देते तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। हो गया 100। बोलेंगे हाँ सर 100 हो दिख रहा है 100, ये 30, ये 35 है 100, यहाँ पे 10 बचा, तो 100 145, 145 प्लस 9 154, कितना 154। टोटल कितने नंबर हैं 7 हैं, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। टोटल को जोड़ना है, हमें क्या बताना है मीडियन प्लस मोड प्लस मीन। ये क्या होगा 25 25 50 22 72। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बस यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे वहाँ पे इवन बताए थे, यहाँ पे ऑड में क्या होगा अगर ऑड नंबर होंगे 7 होंगे तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे। इवन में क्या करेंगे, इवन का आधा करेंगे, उसका अगला नंबर दोनों का एवरेज ले लेंगे, वही आपको क्या होगा मीडियन। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये क्वेश्चन सिखा दिया तो अभी तक जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं उसको करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एग्जाम में करना है, वो ट्री मेथड सब नहीं करना है। क्या है क्वेश्चन, 8,000 की राशि पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, रेट दिया गया 10 वर्ष से 1.5 साल के लिए निकालना है। अर्धवार्षिक मतलब कि हर एक 6 महीना पे हमें पैसा देना है। जब टाइम को हाफ करेंगे तो रेट भी हाफ हो जाएगा, इसका मतलब कि हर एक 6 महीना पे हम कितना देंगे
5%, 5%, 5% और 5% देंगे। हम ये पूछे कि आप बताए 5%, 5% हम 3 बार देंगे तो 1.5 साल में देंगे। ये बताए 1.5 साल का तो ओवरऑल हम कितना परसेंट देंगे। अब ये ना बताए हैं फॉर्मूला कि 3 समान है, सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा 3a.3a² ए क्यू, 2 डिजिट 2 डिजिट और बाद में तो 2 डिजिट लिखना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये बताओ ए की जगह पे 5 है, 5 का क्यू 125, 125 का 2 डिजिट, 5 का स्क्वायर 25, 25 या 75, एक यहाँ पे कैरी था 76, दशमलव 5 का 3 गुना 15। इसका मतलब हुआ कि हमें 5%, 5%, 5% का 3 छमाही के बाद ओवरऑल हमें 15.7625% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओवरऑल। ये बताओ राशि कितनी है, 8000 इंटू 15.7625% मतलब कि नीचा जीरो, जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हम 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 गुना 157.625। आप यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम मेथड से, यूनिट डिजिट से तो आप नहीं कर पाएंगे, डिजिटल सम मेथड से सम ऑफ डिजिट जो इसका होगा वही इसका होगा, आप आंसर ले आएंगे। हम आपको गुना करना सिखाते हैं, इतने बड़े नंबर में कैसे हम गुना करें। 625 गुने 8 5000 होता है, कैलकुलेशन में बताए हैं कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जल्दी बताना है कैसे। 625 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 600 प्लस 25 में, इसमें हमें 8 से गुना करना है। देखो 600 में 8 से गुना करने का मतलब सिंपल कि 8 छक करेंगे उस पर 2 जीरो चिपका देंगे, 8 छक 48, 4800 और 25 अट्ठा 200, 4800 रुपया प्लस 200 कितना हो जाएगा 5000। यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है क्योंकि 3 डिजिट से हम गुना किया। हमारा कैरी कितना रहेगा, हासिल 5। अब चाहे तो 8 7 56 में 5 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। यूनिट डिजिट एक ही जगह पे एक है, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूरा गुना कैसे करेंगे, 157 को हम 8 से कैसे गुना करें, हम इसे लिख सकते हैं 15 को 150 प्लस 157 को ये लिख सकते हैं गुना 8 करेंगे। अब बताओ 15 गुने 8 तो पता है 120, 120 पे 1 जीरो चिपका देंगे तो 1200, 8 7 56 मतलब कि 1200 प्लस 56 कितना होगा 1256, 5 कैरी 1261 दशमलव 00, तो दशमलव का 00 कोई मतलब ही नहीं, तो 1261 हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कैलकुलेशन में, वहां पे आप डिजिटल सम से कर सकते थे, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे जोड़ते वहां पे वही चीज हो जाता। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सो एंड सो tan 89 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो tan a बराबर cot b होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा। दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए tan 1 डिग्री और यहाँ पे क्या है 89 डिग्री, इस दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, गुना में है तो 1 आएगा। इसी तरह 2 डिग्री यहाँ पे होता 88, इसका भी होता। यहाँ पे क्या 3 डिग्री आगे होता 87, 90, मतलब हर एक जगह पे क्या बनेगा 90 डिग्री का पेयर बनता जाएगा। बीच में एक जगह 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होगा, आंसर क्या होगा 1 हमारा सही है। देखो दिया गया यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, तो लाभ या हानि बताना है छोड़ो, 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है 15 नोटबुक का क्रय मूल्य, मतलब हर एक 12 बुक को बेचेंगे तो हमें 15 बुक के बराबर पैसा मिलेगा। हर एक 12 बुक का
हर एक 12 किताब बेचने पे हमें 15 बुक के किताब के बराबर हमें पैसा मिल जाएगा। तो 12 पे कितने का फायदा, 12 पे कितने का फायदा 3 का, तो 1 पे कितने का फायदा 25% प्रॉफिट। प्रॉफिट स्टूडेंट क्या करेगा, 15 नोटबुक का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 12 नोटबुक का सेलिंग प्राइस। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेगा। कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस बट्टा कॉस्ट प्राइस। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को हम नीचे ले आए तो ये 15 बट्टा 12, 12 के वस्तु को 15 में बेच रहे हैं, 3 का प्रॉफिट, 3 का किस पे 12 का, इतना करेगा। हल्का लैंग्वेज समझ लेगा तो सीधे बोलेगा 25%। दिया गया है प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरे को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ देखो ऐसा ही होगा, पहले घन बनाएंगे, बचपन के चीज को याद करो, ये हो गया। इसमें दिया कि हर एक कितना है 16 सेंटीमीटर, हाइट भी 16, चौड़ाई भी 16, लंबाई भी 16, यही दिया गया। लेकिन बोल रहा है कि भुजा वाले 3 घनों के सिरे को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। मतलब ये जो लिए ना हम इसको जोड़ देते हैं, आगे बढ़ेगा, ये 16 और एक और आगे 16। बस इसमें चेंज क्या हो गया, इसका लेंथ चेंज हो गया है। एल कितना हो जाएगा 48 हो गया। उसके बाद बी कितना हो जाएगा 16 और एच कितना हो जाएगा 16। हमसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बताना। तो सरफेस एरिया क्या होता है किसका, क्यूबाइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। हम इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू एल बी क्या है 48 गुना 16 प्लस बी एच क्या है 16 गुना 16 प्लस एल एच क्या है 16 गुना 48 है, बोलेंगे बिल्कुल। अगर आप इसमें से गौर से देखें, अगर हम इसको विभाजता के नियम से सॉल्व करना चाहें, सब में से अगर हम 8 कॉमन ले लें, कुछ 16 भी ले सकते हैं, अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 16 होगा। 16 से क्यों चेक करें, 8 तो अवेलेबल है, तो 8 से विभाजता का नियम चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट चेक करना रहता है, लेकिन हम आपको 2 ही डिजिट बताएंगे कि कैसे चेक करें। 2 से हमें पता चल जाएगा 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 डिजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 5 क्या है ऑड है। जब ऑड हो तीसरा प्लेस, ये तीसरा डिजिट अगर ऑड हो, हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ दिए 88 हो गया। 88 क्या 8 से विभाजित हो रहा है, मतलब 35 84 भी 8 से विभाजित होगा। यहाँ पे क्या है ऑड है, अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 92 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 68 8 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि ऑड प्लेस पे क्या है 5 है। यहाँ पे देखें इवन प्लेस पे क्या है 6 है, तो बस हम लास्ट के 2 डिजिट को 8 से भाग देंगे, हो रहा है, मतलब ये ही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अगर लॉजिकली आप देखें तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कहीं पे भी 5 या 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। देखो ना 8 है 6 है, 8 6 48, यहाँ पे 8 बनेगा 36 6, तो 8 6 14 4 हुआ। यहाँ पे क्या होता है 8 6 48, 8 बचेगा, 8 4 12 2 होगा, ये क्या हो गया 4। यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आना चाहिए, आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यही सही होगा। बाकी गुना कैसे करेंगे, इतना लंबा नहीं जाएंगे। दो सब में देख रहे हैं कि 16 गुने 16 कॉमन है, तो बाहर में क्या आएगा 2 गुने 256, अंदर में क्या बचेगा 16 3 48, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। 3 3 6 1 7, 256 का डबल क्या होगा 25 का डबल 500, 512 का 7 गुना, 5 का 7 गुना 35, 35 पे 2 जीरो, 12 का 7 गुना 84, तो 35 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए 672
120 का एलसीएम बताना है। ऑप्शन मेथड से कैसे करें? 72 में क्या है? 72 में क्या है? 9 8 72 होता है। अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए तो 72 से भी विभाजित हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। 9 से विभाजित सम ऑफ डिजिट, देखिए 4 1 5 ये नहीं हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 3 2 6 नहीं हो रहा है, 8 2 10 ये भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा। एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 आवर में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 आवर में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी क्या होगी? आधी भरेगी। बताइए, बताइए हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हम ऐसे करना चाहें लॉजिकल नहीं तो हम ये क्या करेंगे कि दोनों अगर साथ में खुला रहे, मतलब ए और बी, बी इंडिकेट मतलब कि माइनस बता रहा है, तो टोटल कितने घंटे में बढ़ेंगे? 4 गुने 6 बट्टा दोनों का डिफरेंस 2। दोनों अगर साथ में खुला रहता तो 12 घंटे में फुल हो जाता। हमसे तो आधा ही फुल करवाना है ना, फुल नहीं लेना है, आधा लेना है, तो 6 घंटा आंसर। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। 4 और 6 का हम क्या करते हैं, 6 से खाली करें तो इसको निगेटिव में देते हैं। निगेटिव जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि खाली करेगा। 4 और 6 का एलसीएम 12। बोलो हाँ या ना? इफिशियंसी 3 यूनिट, इफिशियंसी 2 यूनिट। हमसे कितना भरवाना है? 4 नहीं, आधा 6 यूनिट भरवाना है। दोनों साथ में खुलेगा तो इफिशियंसी कितना होगा? हर एक घंटे में 1 यूनिट भरा जाएगा, तो टोटल कितना होगा? 6 आवर। आप इतना लिख के करें या इससे कर लें। आइए देखो, ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया गया, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो आप, तब तक बताओ आंसर क्या होगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताओ। देखो, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ पे 3 ए बी सी वेरिएबल है, इक्वेशन 2 ही है। हम आपको कोई भी एक वेरिएबल को, कोई एक ही वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सी को 0 मान देते हैं। सी 0 मतलब कि बी सी भी 0, सी ए भी 0, सी भी 0। अब हमारा सिंपल ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है, ए बी का वैल्यू दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 ए बी होगा। ए प्लस बी कितना है? 100, 10, 10 का स्क्वायर 100। ए बी कितना है? 31, 31 का डबल 62, इस साइड आएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 62 में से 100 में से 62 गया, 38। ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि बोर्ड मास का उपयोग करके दिए गए, अरे तुम नहीं भी बोलोगे फिर भी हम बोर्ड मास का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बोले कि थोड़ा सा लॉजिकली करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो देखो ना, ये 11 से ये 121 को काट दे रहे हैं 11 बार में। अब ये 11 नीचे 16 से तो कटेगा नहीं, 100 से कटेगा नहीं। पूरी संख्या में 11 प्रेजेंट है, 11 से गुना होगा। आंसर में 11 से प्रेजेंट होगा, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए। क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे। 6 और 7 13, 13 में से 4 गया 9। 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट नंबर का हम अंतर लेंगे, अगर उनके बीच का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो जो संख्या होगा वो 11 से विभाजित होगा। 13 में से 4 गया 9, नहीं है। 13 में से 5 गया 8 5 13, नहीं है। 13 में से 3 गया 10, नहीं है। 13 में से 2 गया 11 है। ऑप्शन डी हमारा सही है। 2 ऑप्शन होता तब सॉल्व करते, नहीं होता तो नहीं करते। आप कर सकते हैं इसको, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में,
ये क्या आएगा 11/4 गुने 100 गुना, अगर आप चाहें तो इससे भी काट सकते हैं ना जी, 6 चौक 24 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 गुने 6/100। अब हम क्या करेंगे 75 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर नहीं 55 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जाएंगे। 75 और 15 130, 75 में से 55 गया कितना होगा 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये क्या 6 दूना 12, 13 गुने 12 156, 11 गुने 156 करना है। इसी संख्या में 11 से गुना करना आसान है, 6 लिखो, 6 5 11 होगा, एक बचा, 5 1 6 1 7, यहाँ पे एक बचा, 1716 हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। बस इसमें आपको एक लॉजिक अगर पता हो कि ए के पावर एक्स बट्टा ए के पावर वाई हो, बेस सेम हो तो पावर घट जाएगा, ए एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगा बेस सेम है दोनों जगह पे 7 है, 1/5 माइनस 1/3, इसे सॉल्व करेंगे तो 7 तो आएगा, 5 3 का एलसीएम 15, 3 में से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, आंसर क्या होगा 7 के पावर माइनस 2/15, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये क्या है रिवीजन है तो आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करिए, कर रहे हैं ना, क्या होगा आप देखेंगे कि हर एक ऑप्शन में 243 243 है, बस दशमलव का फेरा है। हम देख रहे हैं कि नीचे में कितने दशमलव का 1 2 3 है, मतलब टोटल दशमलव का कितने डिजिट हैं तो 6 है। यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, टोटल 6 डिजिट है। मतलब दशमलव का तो कोई रियल काल ही नहीं है, यहाँ से भी दशमलव, यहाँ से सब जगह से हट जाएगा, तो दशमलव तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा 243। आप बोलोगे सर आया तो कैसे आएगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यही होगा। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, एक 9 यहाँ पे बच रहा है ना, 3 से कटेगा ये 9 बचेगा, 27 गुने 9 करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया है ये वैल्यू, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो एक बात बताइए, हमें y का वैल्यू बताना है। ये देखिए इस दोनों का जब हम इसमें क्या करते हैं परमीकरण करते हैं, ऊपर नीचे रूट टू माइनस √7 है तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये देखिए नीचे में क्या रहा है, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, नीचे 1 आ रहा है तो नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं। ऊपर में क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 है, मतलब क्या होगा 2ab होता है, 2 इंटू ए क्या है 2, 2 इंटू ए क्या है 2√2 इंटू बी क्या है √7, ये क्या होगा 4√14। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम बोलेंगे हमें कंपेयर करना है, y√14 है, यहाँ पे क्या 4√14, √14 दोनों जगह पे है, y का वैल्यू क्या होगा 4, ऑप्शन डी हमारा सही है। आप अगर पूरा इसमें हम क्या किए हैं बस इसमें ऊपर नीचे इस संख्या में बस ऊपर नीचे क्या किए हैं 2√2 प्लस √7 से, और नीचे भी 2√2 प्लस √7 से गुना कर दिए हैं। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल बात है। दिया अगर 90 का वर्गमूल डाइस के बीच में होगा, हमसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 90 किसके किसके बीच में। हम देखेंगे कि यार 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 81, 90 किसके बीच में 81 और 100 के बीच में। अगर हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये क्या होगा 9 √90 और √10।
9 और 10 के बीच में √90 का वैल्यू होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट हमें होमवर्क में कमेंट में जरूर बताना √90 का वैल्यू कितना होगा, √90 का वैल्यू कितना होगा। नहीं बनेगा तो पूछना, हम बता देंगे, या तो टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं हम इसका डिटेल और अच्छे से बता देंगे, बहुत आसानी से बता दूंगे कि क्या होगा। देखो दिया गया a प्लस बी प्लस सी, एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 2 को कुछ भी मान सकते हैं। कभी भी जीरो मत मानना, क्योंकि जीरो मानोगे तो ऊपर नीचे जीरो आ जाएगा, तो हमेशा जीरो आंसर आएगा, नहीं तो इन्फिनाइट भी नहीं मानना। हम क्या करें, b का वैल्यू अगर +1 मान ले, c का वैल्यू -1 मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। a का 0 का मतलब कि ये 0, a 0 मतलब ये 0, a 0 मतलब ये 0 हो गया। क्या हो गया, b² + c² का होल स्क्वायर अपॉन b² c² हो जाएगा। b के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1, c के जगह पे -1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन बी हमारा सही। आइए क्वेश्चन है, 1000 से 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हमसे 1 से 3000 तक पूछता, हम 3000 में 7 से भाग दे देते। लेकिन जब कुछ सर्टेन बीच में दे दे कि 1000 से इतना या इससे इतना, आपको कुछ नहीं करना। पहले हमें 3000 में 7 से भाग देंगे, घटाएंगे, 1000 में 7 से भाग देंगे। जो वैल्यू आएगा इस संख्या के बीच में उतने ही संख्या होंगी जो पूरी तरह से विभाजित होगी। 3000 में 7 से भाग देंगे, कितना होगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बचेगा, 60 हो गया, 8 7 56 बचेगा। दशमलव होगा तो दशमलव नहीं लेना है, 428 हो जाएगा, माइनस 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 से जाएगा तो 3, तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा मतलब 20, 7 दूनी 14, इसका दशमलव आएगा। 428 में से 142 घटाएंगे। हम क्या करते हैं, 428 में से अगर 128 घटा देंगे तो 300 होगा, होगा कि नहीं होगा। हमें 42 घटाना था, कितना कम घटाए हैं, 14 कम घटाएं, तो 300 में से 14 घटा देंगे तो 286। 8 में से 4 गया, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2। सही आंसर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। आइए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 450 प्लस 150, 600, 600 मीटर बट्टा टाइम हमसे पूछा जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करेंगे, 5/18 होगा। ये बताओ, ये 18 तो ऊपर जाएगा, बोलेंगे हाँ। नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 में जो 9 छुपा है उसको काट ले, बोलेंगे हाँ। तो आंसर में 9 प्रेजेंट होगा, मतलब आंसर में 9 से भाग लगना चाहिए, जो ऑप्शन 9 से भाग होगा वही। 9 मतलब सम ऑफ डिजिट 9 हो या 9 से कट जाए। 7 2 9 ये है, 8 2 10 नहीं कटेगा 9 से, 25 भी नहीं, 24 भी नहीं, एक ही ऑप्शन है हमारा सही है। कोई गुना करना चाहे तो कर सकते हैं। कहाँ से काटना शुरू करें, ये तो ये 0 चला गया, 12 पंच 60, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 तिये 27 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एक क्या है, वर्गाकार पार्क, पार्क के चारों ओर एक सड़क बना देना जिसका लेंथ चौड़ाई क्या है 3 है। अगर ये 18 वर्गाकार मतलब हर एक भुजा 18, 3 बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा 24, 24 सब 24 24 होगा। ये रोड का एरिया क्या होगा, रोड का एरिया क्या होगा। आप बोलेंगे कि बाहर वाले जो स्क्वायर बना उसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर में से अगर 18 का स्क्वायर ये वाले का एरिया घटा देंगे तो बीच वाले का एरिया पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। हम 24 का स्क्वायर 18 का नहीं करेंगे, 24 और 18 को जोड़ेंगे तो 42, नहीं जोड़ना है तो पहले 10 जोड़ो 34, 8 जोड़ोगे 42 गुना 8 6 14 हो गया। 6 का 4 गुना 240, 6 का 2 गुना 12 12, 240 प्लस 12 252। एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात दिया गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बताए हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। और आपसे हम पूछे थे रूट स्क्वायर रूट 90 का वैल्यू बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से भी पढ़े होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है, और खुद से अटेम्प्ट भी लिए होंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुआ होगा, कैलकुलेशन भी कुछ फास्ट हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये पूरा का पूरा क्लास पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।